आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। जुलाई का महीना, बरसात का मौसम। रात्रि के 2 बजे थे। घटाटोप अंधेरे और सन्नाटे में सारा शहर डूबा हुआ था। यदाकदा किसी आवारा कुत्ते के रोने की आवाज से रात्रि की नीरवता भंग हो जाती थी। शहर के पूर्वी किनारे पर बने ऑफिसर्स कॉलोनी में मुख्य सड़क से सटे अपने भव्य कोठी में शहर में नए आए जिले के पुलिस कप्तान सुधांशु अपने बेड पर अभी जागे पड़े थे। अभी आधे घंटे पहले ही वे शहर के गश्त से लौटे थे। अपने जीवन के 20 साल वे देश की सेवा कर चुके थे। 46 वर्षीय सुधांशु की पुलिस महकमे में बड़े ही तेज तर्रार, कर्मठ और अनुशासन प्रिय अधिकारी के रूप में पहचान थी। इसी वजह से उनकी नियुक्ति सरकार ने इस अपराधग्रस्त जिले में की थी। अचानक बंदूक की गोलियों की आवाज से सारा इलाका कांप गया। साथ ही उनके बंगले के मुख्य गेट को जोर जोर से थपथपाने और नारी चीत्कार की आवाज आने लगी। कंपाउंड में तैनात संतरियों की बंदूकें भी गरजने लगी। पुलिस सुपरिटेंडेंट सुधांशु उछलकर खड़े हो गए। अलमारी के ड्रॉर में रखी सरकारी पिस्टल निकाली और तेजी से बाहर निकले। थोड़ी देर में अब गोलियां चलनी बंद हो गई, लेकिन अभी भी बाहर वाले गेट को खुलवाने के लिए नारे आवाज के साथ हाथों की थाप की आवाज आ रही थी। अपने कप्तान के आदेश पर सिपाहियों ने सावधानी से गेट खोल दिया। फाटक खुलते ही तकरीबन 35 बरस की गोरी अनित्य सुंदरी औरत कंपाउंड में गिर पड़ी। हल्के गुलाबी रंग के कपड़े में उस औरत के शरीर में 2-3 गोलियां लगी थी। वहां से खून भलभला कर निकल रहा था। भोला सिंह, एसपी साहब ने एक हवलदार को पुकारा और कहा, सामने वाले क्वार्टर से फौरन डॉक्टर वाजपेयी को बुलाकर लाओ। हवलदार ने सामने वाले क्वार्टर की ओर दौड़ लगा दी। पुलिस फोर्स चारों तरफ फैल गई थी। नीचे गिरी औरत की हालत अच्छी नहीं थी। एसपी के आदेश से जिले के अस्पताल को तुरंत एम्बुलेंस भेजने को कहा गया। एसपी सुधांशु अभी भी हाथ में पिस्टल लिए हुए बरामदे में खड़े थे। गिरी हुई औरत को 3 सिपाही हाथ पकड़कर उसे बरामदे में ला रहे थे। वे बहुत मुश्किल से अपने आप को बेहोश होने से बचा रही थी। इसी क्रम में कभी उसकी आंखें बंद हो रही थी तो कभी खुल रही थी। सामने वाले क्वार्टर से डॉक्टर वाजपेयी आ चुके थे। बरामदे की ओर आती हुई औरत को देखकर सुधांशु की आंखें फैलती गईं। उन्होंने बड़े ध्यान से उस औरत को देखा। वह बरामदे तक आ गई थी। बरामदे में लगी ट्यूब की तेज रोशनी में उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। सुधांशु को जैसे काट मार गया। उनके ऊपर जैसे 100 बिजलियां एक साथ टूट पड़ी। फिर उन्होंने तेजी से उस औरत का हाथ पकड़कर झकझोर दिया। ममता, ममता तुम, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये सब? ममता आंखें खोलो अपनी। ममता, ममता। सुधांशु पागलों की तरह चिल्लाए जा रहे थे। वहां मौजूद सभी लोग सुधांशु को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। बेहोशी के करीब पहुंची उस औरत पर इस आवाज और संबोधन से जोरदार झटका लगा। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर सुधांशु की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य के सागर लहरा उठे। वह सुधांशु को देखती रह गई। उसके भी ऊपर जैसे मानो 100 बिजलियां एक साथ टूट पड़ी। आप यहाँ? हाँ, मैं सुधांशु, सुधांशु ने कहा। लेकिन तुम ये सब क्या? सुधांशु जी, उस स्त्री से काफी कमजोर आवाज ने कहा। मैं बताऊंगी आपको, अपनी बदनसीबी और बदहाली के बारे में बताऊंगी आपको। अगर बच गई तो। उस औरत पर बेहोशी छाती जा रही थी। सुधांशु ने तत्परता से उसे पास पड़ी फोल्डिंग कुर्सी पर लिटा दिया। डॉक्टर वाजपेयी ने तुरंत 3-4 इंजेक्शन लगाए। पूरा कंपाउंड पुलिस फोर्स और अधिकारियों से भर गया था। फोल्डिंग कुर्सी पर पड़ी औरत बेहोश हो चुकी थी। डीएसपी भार्गव लगातार उस औरत को ध्यान से देखे जा रहे थे। वे तेजी से एसपी सुधांशु के पास आए। सर, उन्होंने बड़े अदब से कहा, आप इसे पहचानते हैं? हाँ भार्गव, हाँ, सुधांशु ने कहा। अभी से नहीं, बल्कि जब यह 5 बरस की थी। नहीं श्रीमान, एसपी ने कहा, आपको शायद गलतफहमी हो रही है। यह तो इस इलाके की सबसे खुखार डाकू ज्वाला सिंह है। सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम भी रखा है।
जहां भी इसके पैर पड़ते हैं वहां दहशत से लोगों के प्राण निकल जाते हैं। कंपाउंड में एम्बुलेंस आ चुकी थी। स्ट्रेचर लेकर कर्मचारी तेजी से इधर ही आ रहे थे। भार्गव के बातों से सुधांशु आश्चर्य से ममता की ओर देखते ही रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो किसी ने गर्म शीशा उनके कानों में उड़ेल दिया हो। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। इधर वह औरत बेहोशी में डूबी हुई थी। सुधांशु अपना आपा खो गए थे। उन्होंने उसको झकझोर दिया। ममता, डीएसपी साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, ये सही कह रहे हैं, उस औरत ने कहा। जिंदा बची तो सब बताऊंगी आपको। इतना कहते ही वो सुधांशु की बाहों में गिर गई। आनन फानन में उसे एम्बुलेंस में डाला गया और भरी सुरक्षा में उसे अस्पताल भेजा गया। धीरे धीरे सभी चले गए। हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सुधांशु गोद में पिस्टल लिए हुए बरामदे में कुर्सी पर बैठ गए और अतीत की गहराइयों में डूबते गए। आज से करीब 30 साल पहले की बात थी। आज से करीब 30 साल पहले जब उसने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा दी थी और रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, तब शहर में चारों ओर बदमाशों का उत्पात बहुत बढ़ा हुआ था। मोहल्ले मोहल्ले के लोग 15-20 की टोलियां बना बना कर रात्रि भर पहरा करते थे। अपने दोस्तों के साथ वह भी रात्रि गश्ती करता था। बचपन से ही उसमें साहस कूट कूट कर भरा था। एक रात करीब 12:30 बजे टोले के अन्य लोगों की पलकें झपक रही थी, तब वह चौकन्ना होकर गश्त लगा रहा था। अपने 2-4 साथियों के साथ वह लाल बाजार वाली सड़क तक गया था। अंधेरी काली स्याह रात थी। दूर दूर तक किसी आदमी का नाम और निशान नहीं था। काली गोलतार की सड़क नागिन की तरह बल खाती हुई लग रही थी। वातावरण बहुत ही भयानक और रहस्यमय लग रहा था। तभी बंदूक की गोली की गति से एक जीप लगातार बाजार की तरफ से आती दिखी। उसी गति से दाहिनी ओर मुड़ते हुए 3 लालटेन चौक की तरफ ओझल हो गई। जीप की तेज गति से बचने के लिए वह और उसके साथी एक तरफ उछले ही थे कि उन्हें जीप से एक गठरी सी गिरती नजर आई। जब तक वे लोग वहां पहुंचे तब तक जीप आंखों से ओझल हो गई। तीनों ने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि वह कोई गठरी नहीं बल्कि 4-5 बरस की गुड़िया की तरह सुंदर लड़की थी जो बेहोश सी पड़ी थी। ऐसा देखते ही उसके अन्य साथी वहां से खिसक लिए, लेकिन वह वहीं रुका रहा और जीप के लौटने का इंतजार करने लगा। बेहोश लड़की को वहां छोड़कर वहां से जाना उसे गवारा नहीं था। काफी इंतजार के बाद भी जब जीप वापस नहीं लौटी, तब उसने बेहोश लड़की को कंधे पर उठाकर अपने घर के पास खड़े हस्ती दल के लोगों के पास ले आया। इसी बीच वहां स्थानीय पुलिस की रात्रि गश्ती दल भी जीप से गुजरी। फिर सभी ने पुलिस जीप को रोककर इस घटना के बारे में बताया, लेकिन ऊँघते हुए पुलिस वालों ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और टाल मटोल करके चले गए। उसके बाद मोहल्ले के गश्ती दल वालों ने भी उसे उल्हाना देते हुए लड़की को वहीं रख आने को कहना शुरू कर दिया, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। तभी उसकी मां घर से बाहर आई थी और उन्होंने सुधांशु की बातों को सही ठहराया था और उन्होंने स्वयं उस बच्ची को सदर अस्पताल ले जा करके इलाज के लिए दाखिल कराया और फिर थाने को भी सूचित कर दिया। दूसरे दिन होश आने पर लड़की ने अपना नाम ममता बताया था और जो आधी अधूरी जानकारी अपने बारे में दी, उसके आधार पर पुलिस और स्वयं उसके परिवार वालों ने काफ़ी खोज की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। स्वस्थ होने के पश्चात ममता को अस्पताल से डिस्चार्ज होना था। अब उसके रहने की समस्या थी। अब तक वह ममता का पूरा ख्याल रखता आया था। वह उसे लेकर अपने परिवार वालों को ज़्यादा परेशानी में डालना भी नहीं चाहता था। बहुत सोचने विचारने के पश्चात उसने ममता को स्थानीय कन्या पोषण और सुरक्षा गृह में भर्ती कराया और बहुत शिद्दत से उसके घर वालों को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कुछ भी पता नहीं लगा। अब ममता उसकी नई जिम्मेदारी हो गई थी। उसने ममता की जिम्मेदारी अपने नन्हे कंधे पर उठा ली थी। उस गुड़िया जैसी लड़की से उसे बहुत लगाव लगने लगा था। नियमित रूप से वह ममता के पास जाता और उसे अनेकों तरीकों से बहुत समझाया करता था। उसे बहुत सांत्वना देता था।
छोटी उम्र में ही ममता भी बहुत समझदार निकली थी। वह जब भी सुधांशु से मिलती, उसके पैरों पर हाथ लगाकर अपने माथे से लगाती, तब उन दोनों की आंखें भर जाती। सुधांशु के माता पिता दोनों डॉक्टर थे। वह अपनी पॉकेट मनी से बचाकर ममता के लिए ढेरों खिलौने खरीदते थे। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रगाढ़ संबंध बन गए थे। सुधांशु 10वीं में अच्छे नंबरों से पास हो गया। अब आगे की पढ़ाई के लिए उसे रांची जाना था। जब उसने ममता को यह बात बताई थी तो वह खूब रोई थी। रोते रोते उसकी हिचकियां बन गई थी। आप चले जाएंगे तो मुझे कौन देखेगा? पगली, उसके सर पर हाथ रखकर सुधांशु ने कहा था। मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हारी पूरी खोज खबर रखूँगा। तुम कभी भी अपने को अकेली नहीं समझना। रांची जाने से पहले वह आश्रम के अधीक्षक से मिला था। उसने ममता का ध्यान रखने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। रांची जाने के पश्चात भी वह नियमित रूप से आश्रम में फ़ोन करके ममता से बातें करता और उसे सांत्वना देता था। घर से आए रुपयों से वह ममता को नियमित रूप से भेजता था। साथ ही अपनी मम्मी से बोलकर ममता की देखभाल करने को कहता था। ममता की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से चल रही थी। छुट्टियों में घर आने पर वह ममता को अपने यहाँ लाता था। घर में सभी उससे बहुत प्यार करने लगे थे। समय पंख लगाए उड़ा जा रहा था। अब सुधांशु इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बेंगलोर चला गया था। ममता भी बड़ी हो रही थी। वह लगातार ममता की पढ़ाई और उसकी देखभाल पर ध्यान देता था। गर्मी की छुट्टियों में वह बेंगलोर से घर आया था। आज पहली बार वह ममता पर गुस्साया था। आश्रम में सोमवार और शुक्रवार को खाने में नॉनवेज बनता था और ममता को मालूम था कि सुधांशु को नॉनवेज खाना बहुत अच्छा लगता था। ममता इन दोनों दिनों में उसको आग्रह करके आश्रम बुलाती थी और उसे आश्रम में खाना खिलाती थी। बाद में उसे ममता की सहेलियों से यह मालूम हुआ कि खाना उसको खिलाने के पश्चात वह इन दोनों दिन भूखी रह लेती थी, क्योंकि प्रत्येक लड़की को खाने का एक ही टोकन मिलता था। उसके डांट पर लगभग रोती हुई ममता ने कहा, आपके सिवा और कौन है मेरा, और आपके लिए एक दो दिन अगर भूखे रहना भी पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। अगर ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। ममता की मासूमियत पर उसकी आंखें भर आई थी। उसने ममता को चुप कराया और आगे से ठीक से खाने की हिदायत भी दी। समय तेजी से निकलता जा रहा था। ममता अब बड़ी हो गई थी। उसकी सुंदरता की चर्चा आश्रम की दीवारों से निकलकर शहर तक पहुंचने लगी थी। वह हमेशा ममता के लिए चिंतित सा रहता था। दोनों की कोमल भावनाएं एक दूसरे के प्रति जागृत हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन संकोच की दीवार आड़े आ जाती थी। लेकिन फिर भी जब भी वह ममता से मिलता था तो उसे ज़माने की ऊंच नीच समझाता रहता था। ममता भी दिन रात सुधांशु का गुणगान करती थी। वह कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे सुधांशु को गुस्सा करना पड़े। वह ममता के लिए बहुत चिंतित रहने लगा था, क्योंकि अब वह बड़ी ही नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी अद्वितीय सुंदरता भी निखर आई थी। उसके माता पिता भी उसके मन की हालत समझते थे। उन्हें भी ममता पसंद थी और उन लोगों ने फैसला कर लिया था कि सुधांशु की पढ़ाई समाप्त होने के बाद इन दोनों की शादी करा देंगे। समय निकलता गया। इंजीनियरिंग की फाइनल परीक्षा के बाद वह घर आया था तो मालूम हुआ कि ममता आश्रम में नहीं थी। पिछले 10 दिनों से उसका कोई अता पता ही नहीं था। सुनते ही उसके तो होश उड़ गए। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वह दौड़ता हुआ आश्रम गया। यहाँ पुराने अधीक्षक की जगह नए अधीक्षक मिले। पुराने वाले अधीक्षक का ट्रांसफर हो गया था। नए वाले अधीक्षक ने ममता के चरित्र पर ही दोषारोपण कर उसी पर सारा दोष मढ़ दिया। उसके चेहरे से कपट और धूर्तता के भाव स्पष्ट दिख रहे थे। सुधांशु तो ममता की जानकारी के लिए बदहवास सा हो गया था। आमतौर पर शांत रहने वाला सुधांशु उस नए अधीक्षक से बुरी तरह उलझ गया था। उसने अधीक्षक की बहुत पिटाई की थी और उसके कार्यालय के फर्नीचर को तहस नहस कर दिया था, लेकिन वहां से ममता के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। फिर महीनों लग गए।
अनेकों नेक तरीकों से सुधांशु ने ममता को ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन ना तो वह मिली, ना ही उसका कोई सुराग ही मिला। इसी बीच उसका रिजल्ट भी आ गया था। अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद भी उसका मन कहीं भी नौकरी करने का नहीं था। वह दिन रात ममता की खोज में लगा रहता था। वह ममता को ढूंढने के लिए पुलिस की नौकरी करना चाह रहा था। उसने दिल्ली जाकर 1 साल तक कोचिंग की और फिर आईपीएस अधिकारी बन गया। पुलिस अधिकारी के रूप में भी उसने ममता की बहुत खोजबीन की, लेकिन असफल रहा। उसे आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कुछ भी पता नहीं लगा। अब वह ममता की तरफ से निराश हो गया था। बगल वाले मंदिर में घंटियां बज रही थी। एसपी साहब की तंद्रा भंग हो गई। वे अतीत से वर्तमान में आ गए। सामने लगी दीवार घड़ी में सुबह के 4:30 बज गए थे। उसी हालत में उठकर उन्होंने जिप्सी निकालने का आदेश दिया और अपने पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे। ममता अभी भी नीम बेहोशी की हालत में थी। वे लगातार ममता को देखे जा रहे थे। आंखों में आंसू भर आए थे, जिसे वे अपने अधीनस्थों से छुपाने की कोशिश करते रहते थे। उन्होंने चारों तरफ देखा। सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी। चारों तरफ जवान फैले थे। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को कुछ आदेश दिए और डॉक्टरों से बातें की और भारी मन से वापस चले गए। शाम तक ममता को होश आ गया था। डॉक्टरों ने उसकी हालत को खतरे से बाहर बताया था। सारा अस्पताल परिसर लोगों से भरा हुआ था। डाकू ज्वाला देवी के यहाँ होने की खबर आम हो गई थी। सुधांशु ममता के बेड के पास स्टूल पर बैठे थे। चेहरे पर भारी गंभीरता छाई हुई थी। ममता की आंखों से आंसुओं की लड़ी टूट ही नहीं रही थी। पूरा कमरा डॉक्टरों और पुलिस अधिकारियों से भरा पड़ा था। आंसू में डूबी हुई ममता सुधांशु को आप बीती बता रही थी। तब आपके इंजीनियरिंग के फाइनल परीक्षा का समय था। आश्रम के अधीक्षक केशन साहब का ट्रांसफर हो गया था। नया अधीक्षक अच्छे चरित्र का नहीं था। रोज रात में शहर के गुंडे मवालियों के साथ आश्रम में ही महफिल लगाए रखता था। उसकी बुरी नज़र मेरे ऊपर थी। मैं बहुत डरी रहती थी। आपको बताना भी उचित नहीं था, क्योंकि आपकी परीक्षा होने ही वाली थी और आप यह सब जानकर सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास भागे चले आते। एक रात कुछ रुपयों की लालच में अधीक्षक ने मुझे गुंडों के हाथों में सौंप दिया। वे लोग मुझे बीहड़ जंगल में ले गए और डाकू गुलबाग सिंह के सामने लाकर पटक दिया। मैं बहुत रोई, पैर पकड़ी, लेकिन इन लोगों ने वहाँ डाकू गुलबाग सिंह से मेरी शादी करा दी। उसके गिरोह के लोग मुझे सरदारनी सी इज्जत देने लगे थे। मैं उस दुर्गम जगह से भाग भी नहीं सकती थी। क्या करती, इसी को अपनी नियति समझकर वहीं के होकर रह गई। 2 साल तक ऐसे लोगों के साथ रही। मैं उनके साथ जंगल जंगल भटकती रही। कहीं से भी भागने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती थी। ममता कहती जा रही थी और कमरे में उपस्थित पुलिस, पत्रकार और स्वयं सुधांशु आश्चर्य से उसकी आप बीती सुन रहे थे। ममता ने कहना जारी रखा। जंगल में डाकुओं के अलग अलग गिरोहों में आपसी प्रतिद्वंद्विता एवं रंजिश होती है। वे एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं। एक दूसरे गिरोह के सरदार दारा सिंह ने गुलबाग सिंह को मार दिया और मेरे पीछे पड़ गया। फिर गिरोह के लोगों ने मेरी सुरक्षा के लिए मुझे ही गिरोह का सरदार बना दिया और मेरे ही नाम से डकैतियां डाली जाने लगी। लेकिन किसी भी वारदात में मैं नहीं जाती थी। कितनी बार मन में यह ख्याल आता कि इस माहौल से भाग जाऊं, पर जाती भी तो कहाँ। फिर गिरोह के अंदर मेरी सुरक्षा भी थी। इस दुनिया में आपके सिवा कौन था मेरा, और आपको अब अपनी हालातों की जानकारी देकर दुखी करना नहीं चाहती थी। कल क्या हुआ था और तुमको किसने गोली मारी थी? ममता की आपबीती से हतप्रभ सुधांशु ने पूछा। कल गुलबाग सिंह के भाई की बेटी की शादी थी। उसी में शामिल होने हम करीब 5 लोग आ रहे थे। पहली बार जंगल से निकली थी। मुझे मालूम था कि हम लोगों का शहर बगल के ज़िले में है। मैं अभी निश्चित नहीं कर पा रही थी कि इन लोगों से अपना पिन छुड़ाकर वहां भाग जाऊं या क्या करूं। तभी हम पर गोलियां चलने लगी।
पता नहीं दारा सिंह गिरोह को हमारे प्रोग्राम के बारे में कैसे पता चल गया था। बरावत गांव से ही हमारी घेरेबंदी होने लगी थी। हमारे साथ के लोगों को भी गोलियां लगी थी। मैं किसी तरह जान बचाकर भागी और जो पहला मकान दिखा उसके फाटक को बजाने लगी। मुझे नहीं मालूम था कि यह एसपी निवास था और अंदर आप थे। जब क्वार्टर के अंदर से गोलियां चलने लगी तो वे लोग भाग गए। ममता की जुबानी उसकी आपबीती सुनकर कमरे में उपस्थित सारे लोग मर्माहत हो गए। पुलिस ने सबको कमरे से बाहर किया। एसपी सुधांशु वहीं बैठे रहे। ममता, सुधांशु ने पूछा, तुम इतनी बड़ी हादसे में फंस गई लेकिन मुझे किसी भी तरह से खबर नहीं की, मुझे एकदम ही भूल गई। नहीं नहीं, वह सुधांशु का हाथ पकड़कर रो पड़ी। आपको एक पल के लिए भी कभी नहीं भूली मैं। मुझे एहसास था कि मेरे पीछे आप कितने परेशान हुए होंगे। परिस्थिति ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला कि मैं आपको क्या ही बताती। मुझे मालूम था कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। रोज़ रोज़ किसी न किसी डाकू को मरते हुए देखती थी। एक दिन मेरा भी ऐसा ही अंत होना था। ईश्वर से बस यही प्रार्थना किया करती थी कि अगर मैं मरूं तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर हो, अन्यथा आप जिंदगी भर मुझे ढूंढते रहेंगे। माहौल एकदम गमगीन हो गया था। सुधांशु ने अपने आप को संभाला। तुम्हें मालूम था कि मैं इस ज़िले के एसपी बनकर आया हूँ? सुधांशु ने पूछा। नहीं, ममता ने कहा, मैं तो सोचती थी कि आप किसी शहर में इंजीनियर की नौकरी कर रहे होंगे। मैं तुम्हारी सही जानकारी सरकार तक पहुंचाऊंगा और तुम्हें माफ़ी दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम सारी बातें भुलाकर इत्मीनान से यहाँ थोड़े दिन रहो। यहाँ पूरी सुरक्षा है, मैं भी यहीं हूँ। तुम परेशान बिल्कुल मत होना। अब मुझे क्या करना होगा? ममता ने सुधांशु से पूछा। मैं बताऊंगा। ममता के सर पर हाथ रखा सुधांशु ने कहा और अपने अधीनस्थ अधिकारियों को ममता का पूरा ख्याल रखने को कहकर बाहर निकल गए। ममता को अस्पताल में रहते आज 16 दिन हो गए थे। सुधांशु ने सरकार से बात कर ली थी। महिला होने और स्वयं पुलिस कप्तान की अनुशंसा होने की वजह से सरकार ने ममता को माफ़ीनामा देना स्वीकार कर लिया था। कल प्रदेश के मंत्री जी, जो इस जिले के विधायक भी थे, उनके समक्ष समर्पण और माफ़ी का कार्यक्रम था। सुधांशु और ममता बातें करते हुए अस्पताल से काफ़ी दूर निकल आए थे। शाम ढलकर रात में बदल रही थी। वह ममता को कल होने वाले प्रोग्राम के बारे में बता रहे थे। दोनों बड़े उत्साहित थे। तभी सुधांशु को वातावरण में थोड़ा भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। 10-12 नकाबपोशों ने उन दोनों को घेर लिया था। उनके हाथों में गन चमक रहे थे। दारा सिंह, ममता ने सुधांशु का हाथ पकड़कर आश्चर्य से कहा, यह दारा सिंह का गिरोह है। सुधांशु ने देखा अस्पताल काफी पीछे छूट गया था। उनके साथ कोई सुरक्षा कर्मी भी नहीं था। मोबाइल से बात करने का मौका भी नहीं था। डाकुओं ने दोनों को अपने घेरे में लेकर मारुति वैन में बैठने को मजबूर कर दिया था और वैन जंगल की ओर चल पड़ी। रात्रि के करीब 11 बज गए थे। जंगल की डरावनी हवा साए साए कर बह रही थी। एक सीलन भरी कोठरी में दोनों को बंद कर दिया गया था। पहरा बहुत सख्त था। तभी बाहर का दरवाज़ा खुला और अन्य डाकुओं के साथ दारा सिंह ने अंदर प्रवेश किया। सुनिए, ममता ने धीरे से सुधांशु से कहा, आप अपना परिचय इन्हें नहीं देंगे वरना ये लोग अभी हमें मार देंगे। ज्वाला देवी कुटिलता से मुस्कुराते हुए दारा सिंह बोला, तुम क्या सोचती थी कि हमारे गिरोह से बच जाओगी? तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुमने जो नुकसान हमारे गिरोह की है उसकी पूरी भरपाई आज करूँगा। और यह तुम्हारे साथ जेंटलमैन कौन है? इसकी भी तकदीर खराब है जो तुम्हारे साथ यहाँ तक आ गया। यह भी कल का सूरज नहीं देख पाएगा। ले चलो इसे। उसने एक अन्य डाकू से ममता की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, और इसके जोड़ीदार को कोठरी में बंद कर दो। आप थोड़ा भी उत्तेजित नहीं होंगे, चिंतित भी नहीं होंगे। ममता ने सुधांशु से धीरे से कहा, मैंने लंबा समय डाकुओं के साथ में बिताया है। मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगी
लेकिन आपकी जान पर आज भी नहीं आने दूंगी। वह डाकुओं के साथ बाहर निकल गई। कोठरी का दरवाज़ा उन लोगों ने बाहर से लगा दिया। पहले ही मौका पाकर सुधांशु ने अपनी घड़ी में लगे ट्रांसमीटर से पुलिस मुख्यालय को सारी सूचनाएं भेज दी थी और फौरन ही पर्याप्त फोर्स के साथ रेड करने का आदेश भी दे दिया था। मदिरा और मांस की महक आ रही थी, साथ में डाकुओं का कोलाहल भी साफ सुनाई दे रहा था। सुधांशु बेचैनी से पुलिस फोर्स का इंतजार कर रहे थे। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला। थाली में खाना लेकर ममता ने कोठरी में प्रवेश किया। उसके पीछे हाथों में बंदूक लेकर 2 डाकू भी साथ साथ आए थे। दिए की टिमटिमाती रोशनी में ममता का चेहरा चमक रहा था। सुधांशु जी, उसने तेजी से आगे आते हुए धीरे से सुधांशु से कहा, आप इस खाने को हाथ भी न लगाना, एक दाना भी मुंह में नहीं जाना चाहिए। सुधांशु कुछ समझ ना सके। खाना बगल में पड़ा था। बाहर से दरवाज़ा बंद हो गया था। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। पेट्रोमैक्स की रोशनी में सभी डाकू गोलाई में बैठकर खा रहे थे और ममता बड़े स्वाभाविक रूप से उन्हें खाना परोस रही थी। अचानक सरदार दारा सिंह ने ममता को भी हाथ पकड़ अपने साथ खाने पर बैठा लिया। तभी क्षण भर के लिए ममता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने खिड़की की ओर सुधांशु की तरफ देखा और फिर इत्मीनान से दारा सिंह के साथ खाने पर बैठ गए। सारे डाकू हो करके हंसने लगे। ममता के चेहरे पर असीम शांति छा गई थी। खाना खाते खाते एक एक कर सभी डाकू वहीं ढेर होते गए। दारा सिंह भी लुढ़क गया था। ममता लड़खड़ा कर उठी, फिर वहीं गिर पड़ी। सुधांशु खिड़की से सब नज़ारा देख रहे थे। सारा मामला उनकी समझ में आ गया। पलक झपकते ही उन्होंने खिड़की पर पैर से जोरदार धक्का दिया। खिड़की चौखट सहित बाहर की ओर गिर पड़ी। वह बहोले की भांति ममता की ओर भागे। ममता, ममता! उन्होंने ममता को झकझोर दिया। यह क्या हुआ? सुधांशु जी, मेरी अंगूठी में टिचकन जहर था। खाना बनाते समय मैंने उसे खाने में मिला दिया था, उसने काफ़ी कमज़ोर आवाज़ में कहा। लेकिन सब जानते हुए भी तुमने खाना क्यों खाया? सुधांशु ने लगभग रोते हुए पूछा। आपकी जान बचाने के लिए मैंने खाना खा लिया और कोई चारा नहीं था मेरे पास। दारा सिंह को शक हो गया था, इसीलिए उसने मुझे भी खाने में साथ बैठा लिया था। मैं इनकार करती तो मेरे साथ आपको भी मार देते। मुझे किसी भी कीमत पर आपको बचाना था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया तुमने ऐसा? वह चिल्ला पड़े। मैं तो बचपन से ही अभागन हूँ। आपने सड़क से उठाकर मेरी परवरिश की। आपने ही मुझे ज़िंदगी दी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपके दिल में थोड़ी जगह बना सकी और आज आपको बचाने में कामयाब हो सकी। ममता की आवाज़ अब लड़खड़ाने लगी थी। उसकी आवाज़ अटकने लगी थी। सुधांशु जी, मेरे माथे को हो सके तो अपनी गोद में रखकर मुझे इस दुनिया से विदा कीजिए। इस दुनिया में मेरे माता पिता और सब कुछ आप ही हैं। अब मुझे विदा कीजिए। ऐसा ना कहो ममता, ऐसा ना कहो। सुधांशु चिल्ला पड़े। उन्होंने ममता का सर अपनी गोद में लिया। तभी चारों तरफ से पुलिस की सर्चलाइट की तेज रोशनी से सभी नहा गए। नज़दीक आकर डीएसपी भार्गव ने सुधांशु को सैल्यूट मारा। इसी समय ममता का सिर एक तरफ लुढ़क गया। सुधांशु ममता के सिर को गोद में लिए फूट फूट कर रो पड़े। उनकी सिसकियां निकलने लगी। अपने कठोर और जाबाज ऑफिसर को इस कदर रोते हुए देखकर सभी पुलिस अधिकारियों और जवानों की आंखें नम हो गई थी। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।